फिर जब आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है तो उसको कहा जाता है एस्टीमेट कॉस्ट। इन एस्टीमेट कॉस्ट व्हाट वी डू, वी टेक स्कोप बेसलाइन एंड वी टेक स्क्वेजल बेसलाइन। दीज आर टू मेजर डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिस्क डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिस्क रजिस्टर भी हम लेते हैं। हर रिस्क को जब आप मैनेज करोगे तो उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है। सो उसके बाद हम करते क्या है, आपने ऑलरेडी सारा काम इधर किया हुआ होगा, आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आपने एक्टिविटी लिस्ट बनाई हुई है, आपने बेस्ड ऑन दी एक्टिविटी लिस्ट आपने नेटवर्क डायग्राम बनाई हुई है। अब सिंपली वो जो सिमिलर डॉक्यूमेंट होगा जिसको एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उसमें एक नीचे एक सेक्शन होता है जिसमें बजट लिखा होता है या उसकी अमाउंट लिखी होती है कि ये जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करने जा रहे हो उसके ऊपर टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। आप उस कॉलम को अपडेट कर लेते हो, लेकिन इशू ये है कि उस कॉलम को अपडेट करें कैसे। हमें कैसे पता चलेगा कि 40 कंप्यूटर्स में परचेज करने जा रहा हूँ अपने इस प्रोजेक्ट में, उसकी कॉस्ट क्या होगी, किस तरह से हम वो कॉस्ट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 लाख रुपए लगेंगे, तो 5 लाख रुपए कैसे आपने कैलकुलेट किए, वो आप एक्सपर्ट जजमेंट के थ्रू कर सकते हो, आप एनालॉगस एस्टिमेटिंग के ज़रिए कर सकते हो, आप पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग के ज़रिए कर सकते हो, आप 1 पॉइंट एस्टिमेटिंग के थ्रू कर सकते हो, आप 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। सो एस्टिमेटिंग cost estimates are a prediction that is based on the information known at a given point in time. Risk should be considered because you are going to tell कि this activity, जो ये एक्टिविटी है ये इतने पैसों में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगर रिस्क इन्वॉल्व है, उस रिस्क को आपने एड्रेस किया है तो एड्रेस करने के भी चार्जेस होते हैं, ठीक हो गया। सो कॉस्ट एस्टिमेट्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ सम करेंसी, dollars, euros, yen, etc. Although in some instances other units of measure such as staff hours, staff days are used to facilitate comparison by eliminating the effect of currency fluctuation. The accuracy of a project estimate will increase as the project progresses through the project life cycle. For instance, a project in the initiation phase may have rough order of magnitude estimate in range of plus minus 25% or 75%. Later in the project, as more information is known, definitive estimate could narrow the range of accuracy to minus to 10%. ठीक है। आप जब इनिशिएशन फेज में होते हो तो आप क्या करते हो, आप कहते हो भाई ये एक्टिविटी जो है इस रेंज से इस रेंज में कंप्लीट होगी, इसको रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं, ROM। लेकिन जब आपकी प्रोग्रेसिव एलोब्रेशन होती है, आप प्रोजेक्ट में करीब आते जाते हो अपनी उस एक्टिविटी के, तो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक्यूरेट होते जाते हैं, ठीक हो गया। सो कॉस्ट एस्टिमेट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन अप्रोक्सीमेशन। आई एम यूजिंग द टर्म अप्रोक्सीमेशन। आप एस्टिमेट देते हो अपना, अप्रोक्सीमेशन आप दे रहे हो ऑफ द मॉनिटरी रिसोर्सेज। मॉनिटरी रिसोर्सेज कहा जाता है जहाँ पे फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। द की बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट इट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट वर्क। टू वर्क ऑन दिस प्रोसेस यू नीड कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, जो इससे पहला डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस किया है। यू नीड क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान एंड यू नीड स्कोप बेसलाइन। यू नीड लेसन लर्न रजिस्टर, प्रोजेक्ट स्केड्यूल, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्क रजिस्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर स्केड्यूल बेसलाइन एंड प्रोजेक्ट स्केड्यूल, बिकॉज इन स्कोप बेसलाइन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्कोप स्टेटमेंट, WBS डिक्शनरी। स्केड्यूल में, प्रोजेक्ट स्केड्यूल में क्या होता है, कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम होती है जिसमें अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, जो आप सब पढ़ चुके हो, वो इसके अंदर सारा का सारा होता है, अप्रूव्ड होता है वो, ठीक है। कैलेंडर वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज प्लानिंग भी हुई होगी उसकी। यू नीड रिस्क रजिस्टर।
रिस्क रजिस्टर आपने इससे पहले जितने भी रिस्क आए आपने ऑब्वियसली स्कोप बेसलाइन बनाई, स्केजुअल बेसलाइन बनाई, तो आपको रिस्क का फिर पता चल जाता है। आप रिस्क साथ साथ आप एनालिसिस करते जाते हो। तो जितने रिस्क हैं उस रिस्क को जब आप एड्रेस करोगे, मैनेज करोगे, तो उसकी कॉस्ट होगी, उसको भी आपने इधर कैलकुलेट करना होता है। रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस हैं। तो जब रिसोर्सेस आप रिक्वायरमेंट्स आपको मिल गई, एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए 3 पर्सन्स आर नीडेड, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर नीडेड फॉर इंस्टेंस, तो उसका क्या रेट चल रहा है, किस नेचर का काम है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, क्लाइंट एप्लीकेशन डेवलप करनी है, सिस्टम एप्लीकेशन डेवलप करनी है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करनी है, हर एक के रेट मुख्तलिफ होते हैं। सो these are all the inputs to estimate cost, and obviously enterprise environmental factors and organizational process assets are the common inputs. Now let's discuss the tools and techniques. First is expert judgment. I'm not going to repeat it. Second one is called analogous estimating. When we use analogous estimating, when your project sponsor asks you to complete your estimating in 2 days, 3 days or 1 week time. So what we do, we contact the PMO office, और PMO office को हम फिर क्या कहते हैं, प्रियर सिमिलर प्रोजेक्ट्स की डॉक्यूमेंटेशन उठाते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, एग्जिस्टिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके साथ उसको कोरिलेट करते हैं, प्लस माइनस एडिशन करते हैं, और उसके बाद अपना हम लोग प्लानिंग कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन एनालॉगस एस्टीमेटिंग जो है एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि ये टॉप टू डाउन होती है, बॉटम अप नहीं होती। ठीक है। सो एनालॉगस एस्टीमेटिंग में जब हम काम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने प्रीवियस एक्टिविटी है, बिल्ट 160 स्क्वायर फुट डेक, प्रीवियस कॉस्ट वाज 5,000 रुपीज़, नाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड 200 स्क्वायर फुट डेक। सो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे, जहाँ पे 200 is your current value divided by the previous value, that is 160। पहले आपने 5,000 रुपए में 160 स्क्वायर फीट का डेक बनाया था, अभी आप 200, उसका साइज बड़ा हो गया है। तो अगर 5,000 रुपए के हिसाब से ही आपने मल्टीप्लाई करने, आज के अगर सिमिलर रेट है स्क्वायर फीट का, तो आप क्या करेंगे, 200 को डिवाइड कर देंगे 160 पे, आपका रिजल्ट आ जाएगा 1.25। 1.25 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 5,000 के साथ, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 6,250। So this is how we calculate our values in analogous estimating. Analogous estimating is top to down. You take previous documentation of previous similar projects और उसके बाद फिर आप उसमें addition subtraction कर लेते हो। In parametric estimating uses statistical relationship between relevant historical data and other variables. फॉर इंस्टेंस मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप एक कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन करते हो और 1 इंस्टॉलेशन पर कंप्यूटर टेक्स 40 मिनट्स। ठीक है, आपके पास 40 कंप्यूटर्स हैं, तो आप सिंपली क्या करोगे, 40 कंप्यूटर्स को 40 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका उस एक्टिविटी का एस्टिमेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक कंप्यूटर पे आपके इंस्टॉलेशन के फॉर इंस्टेंस लगते हैं 1,000 रुपये, तो 1,000 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 40 कंप्यूटर्स के साथ, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 40,000। सो दिस इज हाउ वी यूज पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग। पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग यूजेस स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड वेरिएबल्स, वेयर एज बॉटम अप एस्टिमेटिंग में हम क्या करते हैं, डिटेल्ड वर्क करते हैं। When we use bottom up estimating, when the project requirement is to provide accurate estimate, 100% result सही होना चाहिए almost, then we use bottom up estimating. And bottom estimating is we use in those situation जहाँ पे पहले कभी भी वो एक्टिविटीज कंपनी ने कभी परफॉर्म नहीं की, सो उनको कोई आइडिया नहीं है कि इसको हमने किस तरह से लेके चलना है, तो फिर वहाँ पे भी हम बॉटम अप एस्टिमेटिंग यूज करते हैं। सो बॉटम अप एस्टिमेटिंग इज अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग अ कंपोनेंट ऑफ वर्क, द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्क पैकेजेस और एक्टिविटीज इज एस्टिमेटेड to the greatest level of specified detail. The detailed cost is then summarized or rolled up. For instance, you have work package 1,
under work package 1 you have 3 activities. So for all 3 activities we used bottom up estimating, and जब हम उसको जमा करेंगे rolled up उसको कहा जाता है, to higher level of the subsequent reporting and tracking purposes, the cost and accuracy of bottom up estimating are typically influenced by the size and complexity of the individual activity or work package. ठीक हो गया? So this is called bottom up estimating. In bottom up estimating you can see in this example labor hours, labor rates, material, quantity, equipment, travel, direct allowance या direct cost, indirect cost, reserves estimates. इस लेवल तक हम डिटेल वर्किंग करते हैं. So bottom up estimating is a method of estimating component of work. The cost of individual work packages or activities is estimated to the greatest level of specified details. So these are the advantages and disadvantages of analogous estimating, bottom up estimating and parametric estimating. Then we have another tool and technique which is called 3-point estimating, and obviously we have 1-point estimating as well. In 1-point estimating we just provide one जिसको हम कहते हैं वन आपकी जो एक्टिविटी है वो कितने में कंप्लीट होगी, 1 एस्टीमेट होता है. लेकिन इन 3-point estimating we calculate pessimistic approach, optimistic value, pessimistic value and most likely value. Pessimistic is your risk, optimistic is your good environment, good approach या good circumstances, जो आपके अच्छे हालात होंगे उसके अंदर वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करने जा रहे हो. एंड मोस्ट लाइकली इज़ दी योर एक्चुअल वैल्यू जिसमें जो आप कहते हो कि एक्टिविटी इतने में कंप्लीट होगी. फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए, आप कहते हो कि दिस एक्टिविटी ए विल चार्ज अराउंड $1000. अच्छा, अगर बहुत अच्छे हालात में हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर 900 में हो जाएगा, और अगर अनसर्टेनिटी जो रिस्क हमने स्पेसिफाई किया हुआ है अगर वो रिस्क आ गया तो फिर ये एक्टिविटी $1500 में कंप्लीट होगी. तो हम क्या कहते हैं, पेसिमिस्टिक 1500 प्लस ऑप्टिमिस्टिक दैट इज 900 प्लस मोस्ट लाइकली वैल्यू दैट इज 1000. नाउ यहाँ पे अब 2 सिचुएशन आप यूज़ करोगे इन 3-point estimating में. एक बीटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक ट्राइंगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इफ़ आई आस्क यू लाइक आपने एस्टिमेट दिया ना कि दिस एक्टिविटी विल बी कंप्लीटेड इन फॉर इंस्टेंस $1000. सो जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ आर यू श्योर कि आप $1000 में ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लोगे, और आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप कहते हो आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक आई एम वेरी होपफुल कि ये हो जाएगा, तो इट मीन्स एट दिस सिचुएशन यू विल यूज़ ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूशन where pessimistic plus most likely plus optimistic divide by 3. और फिर उस या आप कहते हो कि I'm pretty confident कि भाई ये एक्टिविटी आपकी $1000 में कंप्लीट हो जाएगी. Then we use beta distribution where we add pessimistic, optimistic with most likely, but we multiply most likely with 4 and we divide it by 6. ठीक हो गया. So these are 2 approaches we use in 3-point estimating. So the accuracy of a single point activity cost estimates may be improved by considering estimation uncertainty and risk and using 3-point estimates to define an approximate range for an activity's cost. Most likely the cost of the activity based on the realistic effort assessment for the required work and any predicted expenses. Optimistic, the activity cost based on analysis of best case scenario of the activity. In pessimistic, the activity cost based on the analysis of worst case scenario for the activity. बहुत बुरे हालात होंगे तो pessimistic को कहा जाता है, बहुत अच्छे हालात को optimistic कहा जाता है, और most likely आपका actual estimate होता है. In 3-point estimating we use triangle distribution and beta distribution. We have another tool and technique which is called reserve analysis. Cost estimates may include contingency reserves, sometimes called contingency allowances
टू अकाउंट फॉर कॉस्ट अनसर्टेनिटी, यानी रिस्क की हम बात कर रहे हैं। रिस्क को जब भी आप किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने जा रहे हो, उसमें जो जो रिस्क आपके इन्वॉल्व होंगे, हर रिस्क को एड्रेस करने के कॉस्ट होती है। मैं लेक्चर यहाँ पे डिलीवर दे रहा हूँ। अब अनइंटरप्टेड मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी के लिए मुझे यूपीएस का कनेक्शन पीछे लगाना पड़ता है, तो उसकी भी कॉस्ट है। जनरेटर लगाना पड़ता है, उसकी भी कॉस्ट है। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप कैलकुलेट करते हो तो इसको रिस्क रिजर्व्स कहा जाता है। रिस्क ना आए तो रिस्क ना आए तो ठीक है। मैंने आपको बताया था जब आप रिस्क पे हम वर्किंग करते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस पहले हम रिस्क स्पेसिफाई करते हैं ना। टीम मीटिंग आप कॉल करते हो और टीम मीटिंग में आप रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि 120 रिस्क हमारे हैं। अब उसमें आपको नहीं पता कि कौन सा रिस्क कब आ सकता है। फिर उसके बाद हम क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस करते हैं जिसमें हम इम्पैक्ट, ठीक है, वो मैट्रिक्स टेबल बनाते हैं। फिर उसके बाद हम उसका क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करते हैं और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के बाद वही रिस्क हम उठाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और फिर उन रिस्क पे हमने काम करना होता है। हर रिस्क को जो हमने लिस्ट बनाई होती है उसको हम एड्रेस भी नहीं कर रहे होते, उसी को हम इन्वॉल्व करेंगे। और ना आया तो बस वो आपकी सेविंग में जाता है वो फिर, लेकिन जब आ जाता है तो उसका रिजर्व आपने रखा हुआ होता है। यानी एक एक्टिविटी है ना, आपने उसका बजट अप्रूव किया हुआ है फॉर इंस्टेंस $2000 में, आपने रिस्क को कंसिडर नहीं किया हुआ और वो एक्टिविटी आपने फिर अप्रूवल भी लिया हुआ है। अब वो रिस्क आ गया तो प्रॉब्लम तो आ गई ना आपको। अब जब कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा फिर आप क्या करोगे, आप स्पॉन्सर को कांटेक्ट करोगे, आप ऊपर से उसकी फिर फंडिंग उसकी यूज़ करवाओगे। तो बेहतर अगर उसकी प्लानिंग हमने की हुई होती, रिस्क रिजर्व हमने डाले हुए होते, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है उस फंड्स को यूटिलाइज करने की फिर बाद में, ना कि चेंज रिक्वेस्ट वो जनरेट करता और चेंज रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद फिर वो आगे जाता। सर अगर मतलब हमने फंड में वो रिस्क के लिए हमने कोई फंड रखा हुआ है, $2000 हमने रिस्क के लिए रखी हुई है, अगर रिस्क ना है तो ये फंड कहाँ जाएगा? वापस चला जाता है। जहाँ जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो फंड कर रहा है वहाँ पे वापस चला जाता है। हम वो प्रोजेक्ट किसी थर्ड पार्टी को दें, मतलब फिर वो थर्ड पार्टी हमें वो नहीं, जो थर्ड पार्टी को देंगे तो वो उन्होंने अपना रिस्क प्लानिंग की होती है, हमने अपनी की हुई होती है। मैंने उसमें भी आपको प्रोक्योरमेंट में मेथड बताए हुए, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कास्ट एम्बर्सबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें फिर वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। फिर आपने किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम सारा किया हुआ है। अब अगर आपकी स्कोप बेसलाइन क्लियर थी, आपकी प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, तो फिर आप फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप गए हुए थे। और अगर आपका स्कोप क्लियर नहीं था तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी। जब अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी तो फिर आपने कास्ट एम्बर्सबल कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ किया हुआ था। अब उसमें जो आपने क्वेश्चन किया ना वो बायर पे करेगा। अगर रिस्क आ गया ना, अगर आपने प्रोक्योरमेंट की हुई है, थर्ड पार्टी को दी हुई है, तो आपका स्कोप क्लियर नहीं था, ठीक है, वो साथ साथ क्लियर होता गया और आपके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं, तो उसमें अगर अनसर्टेनिटी आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो फिर बायर पे करता है, सेलर नहीं पे करता। फिक्स प्राइस में सेलर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए फिर हमने इंसेंटिव्स बीच में डाले हुए होते हैं और सारी चीज़ें ऐड की हुई होती हैं। ठीक हो गया ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। वी यूज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एज वेल, लाइक project like Primavera, like SharePoint, we use these softwares as well. Then we have to take decisions. जब हम decisions लेते हैं तो voting के ज़रिए हम activities वगैरह की सारी calculations कर रहे होते हैं। Activity cost estimates is the output. अब इस आउटपुट में हमने कुछ भी नहीं करना, आपने वर्किंग कर ली, आपके पास अराउंड 56 एक्टिविटीज़ थी इस प्रोजेक्ट में, आपने ऑलरेडी स्कोप बेसलाइन बनाया हुआ है, ठीक है, आपने स्कोप बेसलाइन बनाया हुआ है, ठीक है जी। स्कोप बेसलाइन कंटेन्स हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स? 3 डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1 इज स्कोप स्टेटमेंट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड स्कोप स्टेटमेंट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी, ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हुए होते हैं। नाउ व्हाट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, दिस इज हाउ इट गोज, ठीक है।
and we decompose our work packages up work breakdown structure up to work package level. ठीक है, for example this is my work package 1, this is my work package 2, this is my work package 3, this is my work package 4. In next phase of this schedule, we take our work package and we further decompose this work package into more manageable components where we can assign cost, where we can assign resources, ठीक है, and duration कैलकुलेट कर लेते हैं. सो इसको क्या कहा जाता है? एक्टिविटी लिस्ट. अब एक्टिविटी लिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो स्केड्यूल टाइमलाइन प्लेलिस्ट में डिटेल्स अवेलेबल है. एक्टिविटी एट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट होता है. इन एक्टिविटी एट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट हमने डिटेल्ड सारा का सारा आईडी डाला हुआ होता है, डिस्क्रिप्शन डाली हुई होती है, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, लोकेशन, कहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा, वो सारी वर्किंग हमने की हुई होती है. उसमें एक कॉलम होता है जिसको कहा जाता है अमाउंट का, कॉस्ट का. हम वो डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स का और उस डॉक्यूमेंट में उस वैल्यू को जाके अपडेट कर देंगे और उससे एक और सब रिपोर्ट भी हम फिर जनरेट कर लेते हैं कि किस एक्टिविटी पे कितना आपके मॉनिटरी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, यानी कितना खर्चा होगा उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, सो कुछ करना नहीं होता है इधर, आपने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है. वर्क पैकेजेस बनाए हुए हैं, WBS बना हुआ है, एक्टिविटी लिस्ट बनी हुई है, एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स डॉक्यूमेंट बने हुए हैं. सिर्फ आगे उसके अगले कॉलम पे आपने क्या करना होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है. उसके बाद आपने इधर एस्टीमेट, कॉस्ट एस्टीमेट आपने दे दिया, ठीक है. फॉर इंस्टेंस एक्टिविटी ए, आईडी डिस्क्रिप्शन उसकी ये 200 रुपये में होगा. एक्टिविटी बी है, डिस्क्रिप्शन उसकी ये 500 में होगा. एक्टिविटी सी है, 1000 रुपये में होगा. इस तरह से हम एस्टीमेटिंग कर लेते हैं फिर इसमें. लेकिन ये 1000 आया कैसे? ये आएगा एनालॉगस एस्टीमेटिंग के थ्रू या पैरामेट्रिक एस्टीमेटिंग के थ्रू, 1 पॉइंट एस्टीमेटिंग के थ्रू, 3 पॉइंट एस्टीमेटिंग के थ्रू, ठीक है, बॉटम अप एस्टीमेटिंग के थ्रू. तो वो एक्सपर्ट जजमेंट के थ्रू प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हमने उठाया, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हमें वहाँ से मिल जाती हैं ऑलरेडी. ठीक हो गया जी.